प्यारे बच्चों, कैसे हो? आइए अब हम जितना हम पढ़ चुके थे उससे आगे शुरू करते हैं। सिल्वर वेडिंग कथा में आपने अभी तक देखा कि यशोधर बाबू शाम को 5:30 बजते ही अपनी घड़ी को कार्यालय की घड़ी से मिलाया, चाबी दी और अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, जिन परंपराओं को यशोधर बाबू पालन कर रहे हैं वो परंपराएं उनके अपने जीवन के अनुभव और साथ ही साथ जीवन में किस चीज़ की कितनी उपयोगिता है उसके आधार पर वो उसका चयन करते हैं। बच्चे कहते हैं कि पापा अब आप सेक्शन ऑफिसर हो गए हैं, आपको स्कूटर ले लेना चाहिए, आपको कार्यालय स्कूटर से जाना चाहिए। यशोधर बाबू कार्यालय से घर, घर से कार्यालय, जो गोल मार्केट क्षेत्र में उनका घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर, वो साइकिल से आना जाते थे। लेकिन बदलते हुए समय और पद के अनुरूप बच्चे कामना करते हैं कि बब्बा स्कूटर से जाएं। वो उनके इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि स्कूटर खरीदना और उसके बाद पेट्रोल का खर्चा उनके लिए व्यर्थ का व्यय है। इसलिए वो कार्यालय से घर, घर से कार्यालय अपने आप को पैदल ही लेकर के आना जाना सुनिश्चित करते हैं। जब वो कार्यालय से निकलते हैं तो रास्ते में पुराने फ्लैट्स, जो सरकारी फ्लैट्स हैं, मिलते हैं, देखते हैं उनको, तो उनको स्मरण हो आता है कि किशन दा के साथ हम कैसे रहा करते थे, किस तरह से जीवन यापन था, कैसे मेरी पत्नी जब नई नई दुल्हन बन कर के आई थी तो हम लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। रास्ते में उनके बिरला मंदिर पड़ता है, वहाँ से सदर बाज़ार से सब्जी लेते हुए अपने घर पहुँचते हैं। प्यारे बच्चों, जब मनुष्य अकेला पैदल चलता है तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य उसके साथ बड़ा साथ देता है। हम जब अकेले होते हैं तो हम अपनी पूर्व की स्मृतियों में खो जाते हैं और हम अपने से बात करना शुरू कर देते हैं। हम चिंतन करते हैं अपनी पुरानी बातों पर, पुराने अपने साथ घटित घटनाओं पर, अपने जीवन में हुए घटनाओं को तोलते हैं, अपने व्यवहार को उसमें तोलते हैं, जोड़ते हैं और मंथन करते हैं कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, कैसा होना चाहिए था, अब क्या हो सकता है, तरह तरह से। इतना ही नहीं, जिन परिस्थितियों में यशोधर बाबू पले बढ़े उनके लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। चाहे वो अपनी बहन है, गांव के लोग हैं, अन्य नाते रिश्तेदार हैं, वो सबको बराबर तरजीह देते हैं, सम्मान देते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य की एक चेतना होती है, वो चेतना अपनी पहचान के लिए हमेशा तड़पती रहती है। प्यारे बच्चों, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तब मनुष्य अपनी पहचान के लिए कार्य करता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? कि हमें सबसे पहले भोजन मिल जाए, भोजन के बाद सर छिपाने के लिए जगह मिले। इसलिए आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी पराई शहर में जाता है तो वो सबसे पहले देखता है कि मेरी नौकरी का जुगाड़ क्या होगा, और नौकरी का जुगाड़ हो गया तो फिर वो भोजन मिल ही जाएगा, पैसे जब आएंगे। फिर वो ढूंढता है आश्रय। शुरू में तो वो पेड़ के नीचे सो जाता है, फुटपाथ पर सो जाता है, फिर अगर रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा पे ही सो जाएगा, फिर धीरे धीरे छोटा सा कोई टीन टप्पर, कोई आश्रय ढूंढने का प्रयास करता है जैसे उसकी पॉकेट होती है। फिर जब उसका एक स्थान बन जाता है, एक रिकॉग्निशन होती है और समझता है कि भाई मेरे पास इतना धन आ गया है कि मैं अब दूसरों की मदद कर सकता हूं, तो वो अपनी पहचान बनाने में जुट जाता है। पहचान बनाने में
प्यारे बच्चों पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, ये निश्चित है। अब पहचान बनाने के भी कई तरीके हैं। कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग सामाजिक कार्यों में हाथ बटाते हैं, कुछ लोग शरीर से सेवा करते हैं। तो हमारे जो यशोधर बाबू हैं ये क्या करते हैं कि जो कुमाऊं क्षेत्र के लोग दिल्ली में आके बस गए हैं और गोल मार्केट सेंट्रल सेक्रेटरीट के आसपास रहते हैं, उनको वो जब रामलीला होती है तो अपने क्वार्टर का एक कमरा दे देते हैं, भाई आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। वो विशेष मौक़ों पर आह्वान करते समस्त कुमाऊनी ब्राह्मण व्यक्तियों का कि आप आए और जनेऊ हम एक साथ एक समारोह में बदलेंगे। होली पर पहाड़ में कुमाऊं क्षेत्र में दो प्रकार की होली थी, एक बैठी होली, एक खड़ी होली। तो वो बैठी होली में सबको आमंत्रित करते हैं, फिर होली बैठ के गाई जाती है, तिलक विलक आके सब अपने अपने घर को जाते हैं। ये क्या है, अपनी समाज में अपने विस्तार के लिए वो कार्य कर रहे हैं। उनके 3 लड़के और 1 लड़की है। बड़ा लड़का ग्रेजुएट है, दूसरा लड़का ग्रेजुएशन करके आईएएस की परीक्षा दी, अलाइड सर्विसेज में आया, पर उसको आईएएस बनना है, लिहाजा अलाइड सर्विस ज्वाइन ना करके उसने फिर तैयारी में लग गया। तीसरा लड़का मेडिकल करने के लिए अमेरिका चला गया। बिटिया जो है वो भी मेडिकल के लिए अमेरिका जाना चाहती है। प्यारे बच्चों, ये घर की संरचना है। उस दिन यशोधर बाबू जब लौट रहे हैं तो सदर बाज़ार से सब्जी खरीदते हुए घर पहुंचते हैं और घर पे जाके देखते हैं कि मेरे घर के बाहर तो बड़ी रोशनी हो रही है, कारें खड़ी हुई हैं, स्कूटर खड़े हुए हैं। बेचारे सब पका जाते हैं कि मैं कहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि अप्रत्याशित सी घटना है। और जब सुबह गए थे तब किसी भी समारोह, किसी भी कार्यक्रम की उनके पास सूचना नहीं थी कि आज घर में कुछ इस प्रकार का होने वाला है। उनका बड़ा बेटा एक विज्ञापन कंपनी में अच्छे पद पर है। उनको बड़ा अखरता है कि उसको 1500 रुपये अब मिल रहे हैं, जबकि हमें इतनी सर्विस करने के बाद 1500 रुपये तो अब देखने को मिले। कहते हैं या तो कंपनी में कोई खोट है या मेरे लड़के में कोई चतुरता है। फिर वो लेकिन बच्चों की तरक्की पर, बच्चों के आचरण पर पिता होने के नाते वो मंद मंद मुस्कुराते भी, क्योंकि पिता की एक सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले। और ये जीवन की एक सत्यता भी है कि पिता हमेशा अपने बेटे से ही हारता है। जब बिरला मंदिर की तरफ से जा रहे थे, वहाँ पे भागवत कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था। कुछ देर वहाँ बैठते हैं और उनको सहसा किशनदा दिखाई देते हैं, जीवन के अनुभव, और साथ ही साथ उनको याद आता है कि अहमदाबाद से मेरी बहन का खत आया है, वहाँ पर बहनोई की तबीयत ठीक नहीं है। इधर इनके बेटे ने, जो विज्ञापन कंपनी में, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है, पिता के क्वार्टर में अपना एक कमरे पे कब्जा कर लेता है। अपने लिए बेड लेके आता है, डनलप का गद्दा लेके आता है, ब्लैक एंड वाइट टीवी उस समय चलता था वो ले आता है, और अपने हेल्प के लिए एक लड़का भी रख लेता है और घर में वो घोषणा कर देता है कि इस कमरे में कोई नहीं आएगा, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे मेरी ज़रूरत का सामान है और ये लड़का मेरे लिए ही है, मेरी ही हेल्प करेगा। खैर, पिता है, पिता को तो सबको संजो के रखना है ताकि घर का संगठन बना रहे। जब यशोधर बाबू अपने घर पहुंचते हैं और इस तरह का हंगामा देखते हैं तो वो छिप जाते हैं और बाहर अपने मकान के कोने में छिप करके सुनते हैं कि जो बड़े बेटे की कंपनी का बॉस है वो कहता है कि मुझे लगता है उनको ऑफिस में कुछ काम हो गया होगा, लेट हो गए, मेरे रिगार्ड्स उनको कहना और कंग्रेचुलेट करना। इस तरह से धीरे धीरे मेहमान खिसक जाते हैं। तब सबके जाने के बाद यशोधर बाबू घर में आते हैं।
उस दिन लगभग सर्दी के दिन थे, 8 बज जाते हैं। जब वो 8 बजे पहुंचते हैं तो सारे के सारे प्रश्न भरी दृष्टि से उनको देखते हैं, आज इतनी देर कैसे लगा दी आपने? मैं कहा ये सब क्या हो रहा है? यशोधर बाबू प्रश्न करते हैं, अरे पप्पा आज आपकी सिल्वर जुबली है, शादी की 25वीं सालगिरह है। मैंने कहा ये 25वीं सालगिरह क्या होता है? अरे आपने माँ के साथ वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर लिए, इसलिए ये सब समारोह हो रहा है आपके सम्मान में, कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। ये तिरस्कार करते हैं, इस बात को रिजेक्ट करते हैं। हमारे कहाँ होता है ये सब? हम लोग नहीं ये सब बनाते। बच्चों के उत्साह को अब संकोच क्यों? बेटा याद रखना, जीवन में अगर किसी बच्चे का पिता, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, बचपन में जल्दी मर जाता है किसी कारणवश, तो समझ लीजिए बच्चे का बचपन समाप्त हो जाता है, उसके अंदर प्रौढ़ता आ जाती है। प्रौढ़ता के साथ साथ उसमें संकोच भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में वो संकोच यशोधर बाबू के साथ सदैव चलता है। खैर, सब लोग आग्रह करते हैं, सब लोग कहते हैं कि पप्पा आओ केक काट लो। वो अपनी पत्नी को देखते हैं जिन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ है, बाल भी थोड़े से मॉडर्नाइज तरीके से बांधे हुए हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन पत्नी ने भी बच्चों की देखा देखी समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। पत्नी के साथ वो ज़बरदस्ती केक काटते हैं। जब केक खाने का नंबर आता है तो उसका विरोध करते, क्या मैंने अभी संध्या वंदन नहीं किया? तो बड़ा लड़का गुस्सा हो जाता है, कहता है पहले आप जाइए संध्या ही कर लीजिए। वो संध्या करने के लिए चले जाते हैं और उस दिन और भी ज़्यादा लंबी पूजा करते हैं। आधा पौधा घंटे पूजा करने के बाद बिटिया आती है, पप्पा जल्दी करो, सब बैठे हैं, हाँ हाँ आता हूँ ये सब, और बिल्कुल गमछा पहन के ड्राइंग रूम में आ जाते हैं अपने। वहाँ पर देखते हैं कि बप्पा तो ऐसे ही आ गए। नहीं बाबा व्हाट इज़ दिस? नहीं क्या हुआ, ये क्या गमछा पहन गया? अरे ये तो हमारी संस्कृति है, संध्या से उठाओ। खैर, सब धीरे धीरे करके चले जाते हैं, गिफ्ट खोले जाते हैं, सब कुछ है। बड़ा बेटा उनको एक पैकेट खोलता है उनके सामने, और उसमें से वो एक ड्रेसिंग गाउन निकालता है, अपने पिता को देता है, पहनाता है उनको ज़बरदस्ती कि पापा आप सुबह सुबह जो पुराना ओवरकोट पहन के ओवरकोट पहन के दूध लेने जाते हैं, अब आप आज से ये नहीं पहनेंगे, आप ये गाउन पहन करके, ऊनी गाउन पहन करके दूध लेने जाएंगे। बप्पा की आंखों में, यशोधर बाबू की आंखों में आंसू छलक आते हैं और उनको आंसुओं में कहीं ना कहीं किशनदार दिखाई देने लगते हैं। यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब बच्चे बड़े हो जाए तो पिता की भी एक आकांक्षा होती है कि बच्चे मेरा हाथ बटाए। बड़ा बेटा जो सक्षम भी है, वो आज भी चाहता है कि पिता घर का दूध लाए। वो सुबह उठ के दूध लेने नहीं जा सकता। ये जो हमारे अंदर व्यक्तिगता का भाव आ जाता है, ये परिवार को तोड़ने में, परिवार से अलग होने में बड़ा सहायक हो जाता है। यहाँ पर दो बातें बड़ी अच्छी सी आई हैं। जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर, ये पाठ में कई दफ़ा आया है। जब आप ये कंटेंट को डाउनलोड कर लेंगे CBSE की वेबसाइट पर जाकर के, तो वहाँ पर ई बुक्स हैं, समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। तो ये बातें इस तरह से आई हैं कि जो यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को निखारने में बड़ा सहायक होती है। और इस कथा का मर्म यही है कि हम लोग परिवार के संबंधों को, रिश्तों के संबंधों को, और इतना नहीं, परिवार में रहते हुए
आपकी हमारी अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इसको समझेंगे तो हमारे परिवार सुदृढ़ रहेगी। और बेटा याद रखना, हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होंगे। यदि हम अपने बड़ों की सेवा करेंगे, निश्चित ही हमें भी सेवा मिलेगी। और हम यदि उनका तिरस्कार करेंगे तो हमें भी इस चीज़ के लिए सजग रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो देख रहा है, भले ही अबोध है, पर वो हर चीज़ समझ रहा है। उसके अचेतन में सारी बातें जा रही हैं। तो ये पाठ बताता है कि हमें पारिवारिक, मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से सुदृढ़ करके अपने जीवन में बनाए रखना है। इन्हीं के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। शुभ रात्रि।